Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Lab channel, and the complete name of the channel is Knowledge Lab by राहील अहमद। और आज जो हम डिस्कस करेंगे पेपर वो है क्लास 11th का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर है, फेडरल बोर्ड 2022। और इनकी वेबसाइट पर ये मौजूद हैं सारे पास पेपर्स, आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। MCQs का सोल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक ही सब्जेक्ट का पेपर दो तरह से जो है आपको यहाँ पे मिलता है, कुछ इस तरह से। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें तो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है लोकल, और फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है हार्ड। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री के पेपर की, तो इसमें जो लोकल वाला हेडिंग के साथ आपको नज़र आ रहा है, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उनके MCQs का सोल्यूशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला है हार्ड, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि हार्ड हेडिंग के साथ मौजूद है। तो आज ये वाला हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जी जनाब, तो MCQ नंबर 1, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको ताकि इजीली आप पढ़ सको। जी, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 500 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट है ये। और मॉलिकुलर वेट के लिए उसने हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं, पोटाशियम की, क्लोरीन की और ऑक्सीजन के लिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन के कितने आइटम्स मौजूद हैं 500 ग्राम्स पोटाशियम क्लोराइड के अंदर। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 से सवाल है ये, और पेज रेफरेंस मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि पूरा मतलब डिफरेंट जगहों पे वो फॉर्मूलाज वगैरह मौजूद हैं सारे, तो एक पेज लिखना जो है पॉसिबल नहीं है। तो 500 ग्राम्स KClO3 का मतलब है, सबसे पहले इनको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो 500 को मैंने डिवाइड कर दिया है KClO3 यानी पोटाशियम क्लोरेट के जो है मोलर मास से। तो ये 122.5 बनेगा। कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? पोटाशियम का मास प्लस क्लोरीन का मास प्लस फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट करेंगे तो 122.5 आएगा। दोनों का आपने डिवाइड किया तो ये मोल्स आ गए आपके पास, 4.082 मोल्स आ गए हैं। अब इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स के बारे में उसने हमसे पूछा था। तो अब आप एक मॉलिक्यूल अगर देखें पोटाशियम क्लोरेट का, तो इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाइड बाय 3 किया है इस वैल्यू को। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4.082 मोल्स, यानी कि 3 जो है वो ऑक्सीजन के एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो 4.082 मोल्स में कितने होंगे एटम्स, ठीक है, मतलब यानी 4.082 मोल्स में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे पहले हमने ये बताया है। अब उसके बाद एवोगाड्रो नंबर का यूज़ किया हमने यहाँ पर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4.082, अच्छा यहाँ पे एक मिसिंग हो गया है मुझसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आना था। 4.082 के बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा और फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 4.082 ये वाली वैल्यू है यहाँ तक, और उसके बाद फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और उसके बाद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 होगा। दोनों वैल्यूज़ को आप, सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 7.3 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। तो 7.3 एक्सपोनेंट 24 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ये रहा जनाब मौजूद 7.3 एक्सपोनेंट 24। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो 7.3 एक्सपोनेंट 24 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ। अब उसके बाद MCQ नंबर 2 है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद sulfur to produce magnesium sulfide. How many grams of magnesium sulfide can be made from 24 grams of magnesium with excess of sulfur by the reaction magnesium plus sulfur magnesium sulfide? और मॉलिकुलर वेट्स आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगेन चैप्टर नंबर 1 से सवाल है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल है। इसमें एक्सेस में मौजूद है हमारे पास सल्फ़र और मैग्नीशियम जो है हमारे पास इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हम इस तरह का सवाल हो जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स के हवाले से बात की गई हो, तो इसमें हम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से सारी जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्सेस में उसने पहले ही बता दिया है कि सल्फ़र मौजूद है, तो सल्फ़र के हवाले से हमें कोई डेटा तो गिवन ही नहीं है। सिर्फ हमने बात करनी है किसकी, मैग्नीशियम के हवाले से बात करनी है। तो 24 ग्राम्स मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का मास अगर आप यहाँ देखें तो ये भी 24 होता है, यानी कि ये 1 मोल हमें मैग्नीशियम गिवन है। और इक्वेशन से अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 मोल मैग्नीशियम जो है वो 1 मोल सल्फ़र के साथ रिएक्शन कर रहा है, और 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो बना रहा है। लेकिन आंसर हमें जो यहाँ पे गिवन है सारे ऑप्शंस, वो सारे के सारे जो हैं वो ग्राम्स में गिवन है। तो फाइनली सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, डायरेक्टली आप कर सकते हो उसको, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। तो MCQ नंबर 2
तो मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, इसके लिए पहले हमने केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर हमने बताया कि 1 मोल मैग्नीशियम जो है 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो बना रहा है। उसके बाद हमने जो है वो 1 मोल को कन्वर्ट कर दिया है ग्राम्स में, ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये ग्राम में आ जाता है, ठीक है। तो 24 ग्राम्स जो है मैग्नीशियम, 1 मोल ग्राम मैग्नीशियम का मतलब है 24 ग्राम मैग्नीशियम। सिमिलरली 1 मोल पहले हमने इसका जो है मोलर मास कैलकुलेट किया है, 24 मास है मैग्नीशियम का और 32 मास है सल्फ़र का। तो ये मोलर मास इसका कैलकुलेट किया है, 1 मोल है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यही आंसर आ जाएगा, तो 56 ग्राम आ जाएगा। तो 56 ग्राम जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो 56 ग्राम आ गया। अब उसके बाद MCQ नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन जो है थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर है और बुक में पेज नंबर 245 है, जहाँ से आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। स्टेट फंक्शन इस तरह की क्वांटिटीज़ को कह रहे होते हैं हम जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है, उन्हें हम कह रहे होते हैं स्टेट फंक्शन। तो वहाँ पे ये बात आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि जो बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये जो है स्टेट फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा और भी आपको एग्जांपल चैप्टर में मिल जाएंगे, एंथैल्पी चेंज वगैरह, तो ये सब स्टेट फंक्शंस होते हैं। जबकि वर्क डन जो होता है ये स्टेट फंक्शन नहीं होता, हैंस वर्क डन इज़ द करेक्ट आंसर। वर्क डन का फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में होता है P डेल्टा V, यानी दोनों चीज़ों पे का प्रोडक्ट है, प्रेशर का भी और चेंज इन वॉल्यूम का जो है ये प्रोडक्ट होता है। तो ये जो है जनाब सिस्टम की इनिशियल फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्टेट फंक्शन नहीं कह रहे होते हैं हम इसको, वर्क डन को। अब उसके बाद MCQ नंबर 4 की बात करते हैं हम, ये चैप्टर नंबर 2 से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बुक में पेज नंबर 30 पर आपको ये फार्मूला वगैरह इसका जो यूज़ किया है हमने वो मिल जाएगा, और आसान सा फार्मूला है बहुत। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज़ 4 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज़, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। इसके अलावा प्लैंक कांस्टेंट स्मॉल h प्लैंक कांस्टेंट है ये, इसकी भी वैल्यू हमें गिवन है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, और एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी जो है फोटोन की हमें गिवन है और एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो ये है, MCQ नंबर 4 है हमारा ये। तो डेल्टा E इज़ इक्वल टू H न्यू। सिंस के 3 डॉट्स हैं, ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ़िलहाल तो क्योंकि MCQ था तो इतने ज़रूरी तो नहीं थे ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने जिस पैटर्न में होना चाहिए था उसी पैटर्न में कोशिश किया है कि मैं कर दूं न्यूमेरिकल्स की तरह सॉल्व इसको। तो सिंस डेल्टा E यानी एनर्जी जो है वो इक्वल होगा H मल्टीप्लाइड बाय न्यू, प्लैंक कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कुछ बुक्स ऑथर्स जो हैं वो HF भी लिखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी को F से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है, जो मैंने बुक का पेज रेफरेंस आपको दिया है, वहाँ पर ये फॉर्मूला इसी फॉर्म में मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे इसी फॉर्म में यूज़ किया है। और देयरफॉर आ जाएगा। अब उसके बाद सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने पुट कर दी है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब 10 की पावर्स को जो हमने मैनुअली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और फिर 6.626 को 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 26.504। और इसी फॉर्म में आंसर मौजूद है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट नहीं किया है इसको मैंने। अच्छा, अब उसके बाद देख लेते हैं जनाब, ये रहा 26.5 एक्सपोनेंट -19 आंसर आ रहा है जनाब, यही आ रहा था हमारे पास आंसर, ठीक है। 26.5 एक्सपोनेंट -19 जूल। तो MCQ नंबर 4 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं MCQ नंबर 5। मोज़लेस लॉ की बात हो रही है, एक्स रेज की बात हो रही है। बुक में पेज नंबर ये है आपके पास 38। According to Moseley's law, when metals having large atomic number will be used as an anode, then it will produce X-rays of। अब X-rays जो होती हैं वो हाई एनर्जी रेज होती हैं और उनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया है, इसी से आप इसका आंसर कर सकते हो, मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए आप आंसर कर सकते हो। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। लॉन्गर वेवलेंथ दी हुई है, तो मैंने आपको बताया कि एक्स-रेज जो है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो लॉन्गर वेवलेंथ वाला ऑप्शन गलत है। इसका ऑपोजिट ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टर वेवलेंथ, दिस इज़ करेक्ट। इसके अलावा बाकी ऑप्शन जो यहाँ पे लिखे हैं देखिए, लो वेव नंबर, और इसके अलावा ये लिखा हुआ है लो एनर्जी। तो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, तो लो एनर्जी तो हो ही नहीं सकती जनाब, ठीक है।
और वेव नंबर की तरफ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं जब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है शॉर्टर वेवलेंथ। अब उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 6 है, ये नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स के हवाले से कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइन, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CHR। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि गलती करें, और बुक में पेज नंबर 60 पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। पूरा स्ट्रक्चर है थाइन का, वहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, वहाँ पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से जो है बॉन्डिंग हो रही होती है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है वगैरह वगैरह, सब बताया हुआ है वहाँ पर। जी जनाब, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ आप कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल अब एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर। इसके अलावा जो आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान में है, और इनमें से एक बॉन्ड जो है जो सबसे पहले बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है पहले। उसके बाद फिर पैरेलल ओवरलैपिंग के ज़रिए सेकेंड और जो थर्ड है यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो जो मतलब फर्स्ट बॉन्ड बनने के बाद जो रिमेनिंग बॉन्ड्स बनते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे जो होते हैं पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास सिग्मा में देखें, एक यहाँ से आया 1, एक यहाँ से आएगा 2 और एक यहाँ से आएगा 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 एंड 2 पाई बॉन्ड्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम अगला एमसीक्यू नंबर 7 देख लेते हैं। पेज नंबर 49 और 48 पर आपको जो है मिल जाएगी इससे रिलेटेड नॉलेज मालूमात। आइडेंटिफाई द स्पीशीज़ विद मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो किस का होगा, वो यहाँ से हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। और इसके लिए पूरा एक टेबल था हमारे पास। जी जनाब, ये रहा। तो ये जनाब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे होता है इसमें कार्बन एटम, सिमिलरली नाइट्रोजन में भी यही होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और H2S में जो है वो S एटम की जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। यानी सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन बॉन्ड एंगल अगर आप देखें सबके डिफरेंट आ रहे हैं। सबसे बड़ा एंगल जो होता है 109.5 डिग्री कार्बन यानी मीथेन के जो मॉलिक्यूल है इसमें होता है। रीज़न ये है कि इसमें कोई बॉन्ड इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अमोनिया वाले केस में एक लोन पेयर होता है, इसलिए इसमें जो है आपको नज़र बॉन्ड एंगल जो है वो इसमें थोड़ा कम नज़र आ रहा है, एक लोन पेयर होने की वजह से। वाटर में हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, इसी वजह से इसमें जो है वो 104.5 डिग्री यानी एंगल जो है वो और कम हो गया रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे जो आप अप्लाई करते हो थ्योरी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तो वो मैंने आपको पूरा रेफरेंस दिया हुआ है बुक का पेज नंबर, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से वो अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पूरी डिटेल बताऊँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। सिमिलरली यहाँ पर सल्फ़र की अगर हम बात करें तो इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी जो है वो 2 लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से नीचे आता है सल्फ़र, तो इस वजह से जो है रिपल्जन डिफरेंट है और बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट है। तो 92 डिग्रीज़ जो है वो बॉन्ड एंगल है। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास उसने जो पूछा था वो सबसे ज़्यादा का पूछा था कि एंगल किसका होगा। यहाँ मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। MCQ नंबर ये रहा हमारे पास। आइडेंटिफाई द स्पीशी विद मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, जो सब मैक्सिमम जो है वो मीथेन का है, और लोवेस्ट जो था हमारे पास वो H2S का था। चलें जी, अब MCQ नंबर। अच्छा, एक बात और बता दूँ मैं आपको कि मीथेन, अमोनिया और वाटर आपको जो है मिल जाएंगे आपकी बुक में, डिस्कस हुए में है। H2S के सिर्फ एग्जांपल गिवन है, इसका बॉन्ड एंगल बुक में गिवन नहीं है, तो ये मैंने वेबसाइट से देखा है। ठीक है, वहाँ से मैंने ये आपको वैल्यू देखकर जो है वो बताई है। अब उसके बाद MCQ नंबर 8 की बात करें हम। इन लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज़, और बुक में पेज नंबर 285 लास्ट चैप्टर है आपका, और वहाँ पर ये लेड स्टोरेज बैटरी का टॉपिक आपको मिल जाएगा। एज इट इज़ वहाँ पे लिखा हुआ है कि 30% सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे यूज़ हुआ है, और मतलब यूज़ किया जाता है इसमें लेड स्टोरेज बैटरी में, जो ऑटोमोबाइल में बैटरी यूज़ होती है, एक्साइड की, AGS वगैरह जो भी है जिसमें नाम से मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं। तो और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी भी वहाँ पर गिवन है, आप चाहें तो वो वैल्यू भी जो है याद कर लें, क्या पता कि वो वैल्यू भी जो है आपसे पूछ ली जाए। अच्छा, अब उसके बाद MCQ नंबर 9 है। अकॉर्डिंग टू लीच एटलेट्स प्रिंसिपल,
जी, एमसीक्यू नंबर 9 है जनाब, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल या ली शॉर्टलियस प्रिंसिपल, इसकी जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ली शॉर्टलियस है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल अक्सर लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं भी इसलिए इसी तरह से इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलियर्स या ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है सिस्टम से, इसको हम कह रहे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे कि कंबस्शन रिएक्शन होता है, किसी चीज़ को आप जलाएं तो फिर उसमें जो है हीट आपको बाहर मिलती है, तो इस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। वो कह रहा है व्हाट शुड बी डन टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, सिस्टम के साथ क्या किया जाए, टेम्परेचर के साथ क्या किया जाए सिस्टम के, हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट या मैक्सिमम यील्ड जो है वो ऑब्टेन हो सके। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में हमें लो रखना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, इफ़ेक्ट्स वगैरह सारे, और बुक में पेज नंबर 161 पर ये आपको मिल जाएगा। और टेम्परेचर कम रखने की वजह से जो है वो मैक्सिमम यील्ड मिलेगी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो फिर हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना होता है। चलें जी, तो ये एमसीक्यू नंबर 9 तक हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एमसीक्यू नंबर 10। अब एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन विच वन हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर, और मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। तो हमें ये देखना होगा कि सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो किस मॉलिक्यूल का है। हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसके अलावा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमें गिवन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गिवन है, और ये लास्ट वाला जनाब सल्फ़र डाइक्लोराइड हमें गिवन है, SCl2 लिखा हुआ है जनाब। अब हम इसको यहाँ पे सबके मैंने मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए वेट है 64, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के लिए है 80, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए है 34, और सल्फ़र डाइक्लोराइड के लिए है 103। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट देखें आप हाइड्रोजन सल्फाइड का है, और इसी वजह से इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बाकी गैसेस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है, जो गिवन ऑप्शन है इनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो H2S का होगा, यही उसने हमसे पूछा था। तो ये MCQ हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये वाला हो गया हमारा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं MCQ नंबर 11, बुक में पेज नंबर 132 पर मिल जाएगी इससे रिलेटेड नॉलेज आपको, और ग्राम्स लॉ से रिलेटेड नॉलेज बुक में पेज नंबर 102 पर मिल जाएगी। अब 11 में इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के हवाले से बात हो रही है। ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ कुछ मेटल से मैच करती हैं, जैसे कि ये कंडक्टर है बहुत अच्छा, और इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ग्रेफाइट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल, सच अ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड। तो एन आइसोट्रॉपी की हेडिंग वहाँ पे पूरी मौजूद है, वहाँ पे ग्रेफाइट की एग्जांपल भी मौजूद है बुक में पेज नंबर 132 पर। तो एन आइसोट्रॉपी इज़ द करेक्ट आंसर। एन आइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कुछ इस तरह के सॉलिड्स होते हैं, चैप्टर का नाम ही सॉलिड्स है, जहाँ से ये गिवन है आपको MCQ। तो कुछ सॉलिड इस तरह के होते हैं जिनमें जो हमारे पास डायरेक्शन होती है उसकी वजह से जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी आपको। तो इस फिनोमेना को हम कह रहे होते हैं एन आइसोट्रॉपी। तो ग्रेफाइट जो है वो अगर हम उसकी लेयर्स की बात करें तो एक तरह से, तो मतलब अगर लेयर के पैरेलल बात करें तो कंडक्शन वो कर देता है, और परपेंडिकुलर बात करें तो कंडक्शन नहीं करता। तो इस तरह से कुछ बात थी, मुझे भी थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि एक तो परपेंडिकुलर वाला था और एक पैरेलल वाला था। तो बुक में पेज नंबर 132 पर आपको ये बात क्लेरिफाई हो जाएगी, आप वहाँ से इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक बार। तो MCQ नंबर 12 है, कह रहे हैं विच वन इज़ कंडक्टर बट नॉट मेलिएबल। अगेन जनाब ग्रेफाइट ही की बात हो रही है। ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर तो है, लेकिन वो मेलिएबल नहीं है। मेलिएबल जो है मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं मेटल पर तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ग्रेफाइट जो है इसमें ये एबिलिटी नहीं होती, ये बिल्कुल ब्रिटल नेचर का होता है, यानी अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ब्रिटल नेचर का होता है।
तो ग्रेफाइट इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आयरन, सिल्वर, कॉपर ये सब जो हैं वो मेटल्स हैं और इन सब में ये मेलिएबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है पाई जाती है। अब उसके बाद हम बात कर लें, अच्छा इसके लिए कोई बुक पेज रेफरेंस मैंने नहीं लिखा, रीज़न ये है कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन ये मिला नहीं मुझे कि बुक से शायद उन्होंने नहीं दिया है। अब उसके बाद MCQ नंबर 13 है, बुक पेज नंबर 222 पर ये आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसनट्रेशन यूनिट्स डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और ये बुक की एग्जाम्पल में जनाब ये लाइन लिखी हुई है बुक में पेज नंबर 222 पर। आप एग्जाम्पल देखेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है वहाँ पे, और उस न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर लेंगे पूरा बुक में वो, उसके बाद नीचे उन्होंने एक नोट दिया हुआ है और वहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि मोलैलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पर। अब क्यों नहीं करती है मैं समझा देता हूँ आपको। जितने भी आपको कंसंट्रेशन यूनिट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मोलैलिटी, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है परसेंटेज, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी में भी वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो है मोलैरिटी कहलाती है। और यहाँ तो नज़र भी आ रहा है आपको लिखा हुआ वॉल्यूम, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा तो लाजमी तौर पे कंसंट्रेशन चेंज होगी जनाब। जबकि मोलैलिटी जो है ये डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम पर, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मॉलिक्यूलर, इसमें सिर्फ हम वेट वगैरह की बात कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो है इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो मोलैलिटी जो है ये इसी वजह से इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, इस पर डिपेंड नहीं करती है। अब उसके बाद MCQ नंबर 14 हम देख लेते हैं। बुक में पेज नंबर 117 पर आपको हेल्प मिल जाएगी और वेपर प्रेशर से रिलेटेड ये बात पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन लोवेस्ट वेपर प्रेशर। तो लोवेस्ट वेपर प्रेशर, सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है मीथेन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया और वाटर। टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दो फैक्टर्स होते हैं जो वेपर प्रेशर को जो है इफेक्ट करते हैं, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा होता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर तो यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब हमें देखना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इनमें किस तरह की हैं। तो मीथेन जो है इसमें तो कोई आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही, नॉन पोलर नेचर का होता है। तो इसमें तो जनाब सबसे ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, यानी बहुत आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो सकती है चीज़। तो सबसे हाईएस्ट CH4। उसके बाद जनाब हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया और वाटर की, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, और दैट्स वाई वेपर प्रेशर जो होता है वाटर का वो सबसे कम है इन जो गिवन ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो वाटर जो है इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको बुक पेज 117 पर आपको इससे रिलेटेड सारी मालूमात मिल जाएगी। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट MCQ की तरफ, और इसमें हम बात कर रहे हैं pH के हवाले से। बुक में पेज नंबर 177 मैंने दोबारा लिख दिया, एक मिनट, यहाँ कहीं भी लिखा हुआ था शायद 177, नहीं 117 था ये, जी 117 था, सॉरी। अब है हमारे पास 177। जी जनाब, बुक में 177 पेज पर आपको एसिड बेस चैप्टर है, वहाँ मिल जाएगा ये। और बहुत आसान सा फॉर्मूला है, pH जो है वो नेगेटिव लॉग होता है कंसनट्रेशन ऑफ H आइंस का। अब कह रहे हैं आज सोल्यूशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका सोल्यूशन बना हुआ है, उसमें pH जो है वो कह रहे हैं 4 है। अब उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी ये हमें पता लगाना है। मोलर कंसनट्रेशन हमें मिलती है जनाब, हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये मौजूद है इसका सोल्यूशन। सिंस pH इज इक्वल्स टू माइनस में लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H आइंस, अब मोलर कंसनट्रेशन होती है ये मोल पर DM³ यानी मोलैरिटी होती है। अब उसके बाद देयर फॉर वैल्यूज़ पुट कर दी, pH की वैल्यू 4 थी, बाकी सब एज इट इज़ लिखा हुआ है। माइनस साइन यहाँ से हमने दूसरी तरफ मूव करा दिया है तो माइनस ही रहेगा, यानी ये समझ लें कि -1 था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर वो डिवाइड हो गया है, तो ये -4 हो गया है। तो -4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H आइंस हो गया है। अब उसके बाद हमने लॉग ख़त्म करना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग ऑफ -4 इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ H आइंस, इम्प्लॉयज़ दैट कंसनट्रेशन ऑफ H आइंस हमने जब एंटी लॉग लिया है -4 का तो आंसर आएगा 0.0001 मोलैरिटी इसकी आ जाएगी हमारे पास। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन हमने इस तरह से फाइंड आउट किया है। MCQ नंबर 15 हम ये कर रहे हैं जनाब, MCQ नंबर 15 हो गया। अब उसके बाद 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गिवन है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है Kc की 0.04 है, टेम्परेचर गिवन है 723 केल्विन, और इक्वेशन हमें गिवन है
इक्वेशन से हमें डेल्टा एन कैलकुलेट करना होता है, ये इसलिए गिवन है हमें इक्वेशन। इसके बाद के पी हमें फाइंड आउट करना है। के पी ऑफ द रिएक्शन विल बी, आर हमें लिख के दिया हुआ उन्होंने खुद से, जनरल गैस कांस्टेंट 0.082 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। और इसी यूनिट में मतलब यही वाली वैल्यू जो हमें यूज़ करनी है। आर की कई तरह से वैल्यूज़ आपके सिलेबस में मौजूद है, तो ये जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पर तो के पी फाइंड आउट करने के लिए उसमें हमें 0.0821 वाली जो वैल्यू ये इस्तेमाल करनी होती है। बुक में पेज नंबर 149 पर आपको ये मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा। सॉल्व आपने ख़ुद करना पड़ेगा, उन्होंने ख़ुद से बना के दिया हुआ है ये सवाल। MCQ नंबर 16, तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मैंने इसको। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है और ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में जो है ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन का है, 1 मोल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का, तो 2 मोल्स प्रोडक्ट के हैं हमारे पास और 1 मोल जो है हमारे पास रिएक्टेंट का है। तो 2 - 1 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमें करना होता है, तो 2 - 1 1 ही बनता है। इसी वजह से आपको डेल्टा एन की जगह यहाँ पे 1 नज़र आएगा। फॉर्मूले का रेफरेंस हमने दिया पहले, Kp = Kc मल्टीप्लाइड बाय RT होल पावर लगी हुई है डेल्टा एन। इसमें Kp है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और गैसेस के लिए होता है ये। इसके बाद ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन। उसके बाद ये जनरल गैस कांस्टेंट हमें दिया हुआ है R, और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए। इसके अलावा ये डिफरेंस बिटवीन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट किया है, तो ये 1 वैल्यू आई है। बाकी सारी वैल्यू ऐसी हमने जो सवाल में गिवन थी वो पुट कर दी हैं। Kc की जगह 0.04, R की जगह 0.0821 और टेम्परेचर की जगह 723 हमने पुट किया है सबको। पहले इन दोनों की पावर देखें, क्योंकि पावर 1 थी तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबको एज इट इज़ आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2.37 आंसर आएगा। तो ये हमें ऑप्शन गिवन है एज इट इज़ 2.37। MCQ नंबर हमारा ये 16 कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट MCQ है आज की वीडियो का। इन अ मिक्सचर कंटेनिंग 44 ग्राम ईच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मैं जूम करने की कोशिश कर लेता हूँ। जी, हो गया। इन अ मिक्सचर कंटेनिंग 44 ग्राम्स ईच ऑफ, देखिए सब जितनी भी गैसेस हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और क्लोरीन है, तो सबका जो है 44 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है। और वो कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा किस गैस का होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर, और डॉल्टन्स लॉ इसमें अप्लाई होगा। और सबका मास हमें यहाँ पे देखें गिवन है, तो डॉल्टन्स लॉ जो है इसमें आपको पेज नंबर जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, पेज नंबर 98 पर जो है ये आपको मिल जाएगा। और उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, वो ये कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के, यानी जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, जिस गैस के प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस पर डिपेंड कर रहा होता है। वो ज़्यादा होंगे तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, वो कम होंगे तो पार्शियल प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने के लिए हमने आपको जैसे बताया कि डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स से, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें देखना है कि किसके ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है जनाब यहाँ पर देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, मतलब इन 4 गैसेस हमें दी हुई हैं। इन चारों में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मास क्योंकि हमें यहाँ पे दी हुए हैं, देखें 44 को आप 44 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली आप 44 को जब 64 से डिवाइड करेंगे SO2 के लिए, ठीक है, तो आंसर जाहिर से बात है डिनोमिनेटर में है 64, वैल्यू ज़्यादा है तो 44 से 64 ग्रेटर वैल्यू है। सिमिलरली 80 भी ग्रेटर वैल्यू है, 71 भी ग्रेटर वैल्यू है, तो डिवाइड होने के बाद आंसर छोटा होता चला जाएगा जनाब। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा आएंगे। तो जस्ट वाई आई हैव सेलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन, सॉरी फॉर दिस MCQ। तो यहाँ पे हो गए हमारे सारे कंप्लीट। MCQ नंबर 17 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड इन द एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको फ़ौरन से जो है हमारी वीडियो अपलोड होते के साथ ही मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।